तो हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास, स्वतंत्रता एवं विभाजन। एटली की घोषणा। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सभी ओर से समस्याओं से घिरता महसूस करते हुए 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा की। कब की घोषणा? 20 फरवरी 1947। एटली की घोषणा के प्रमुख बिंदु क्या है, देखिए। उन्होंने कहा कि 30 जून 1948 तक भारतवासियों को सत्ता सौंप देंगे। अंग्रेजी सरकार क्या करेगी? 30 जून 1948 तक भारतवासियों को सत्ता सौंप देगी। दूसरी उन्होंने घोषणा करी कि यदि इस तिथि तक संविधान नहीं बन सका तो उस स्थिति में ब्रिटिश सम्राट की सरकार ये विचार करेगी कि निश्चित तिथि को ब्रिटिश शासित भारत की केंद्रीय सरकार की सत्ता किसको सौंपी जाए। क्या ब्रिटिश भारत की केंद्रीय सरकार के किसी रूप को अथवा कुछ भागों में वर्तमान प्रांतीय सरकारों को अथवा किसी अन्य ढंग से जो सर्वाधिक न्याय संगत एवं भारतीयों के सर्वाधिक हित में हो सत्ता दी जाए। इसके अलावा लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वाइसराय नियुक्त किया गया। एटली की उपयुक्त घोषणा में पाकिस्तान के निर्माण का भाव निहित था। साथ ही ये घोषणा राज्यों के बाल्कनीकरण एवं क्रिप्स प्रस्तावों के समर्थन का आभास दे रही थी। सरकार ने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए तिथि निर्धारित क्यों की? इसका कारण देखिए। सरकार को आशा थी कि सत्ता हस्तांतरण के लिए तिथि निर्धारित करने पर भारत के राजनीतिक दल मुख्य समस्या के समाधान हेतु सहमत हो जाएंगे। तत्कालीन सरकार संवैधानिक संकट को टालना चाहती थी। सरकार इस बात को स्वीकार कर चुकी थी कि भारत से उसकी वापसी और भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण जो है अपरिहार्य हो चुका है, अब करना ही होगा, कोई इलाज नहीं है। अब इसमें कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आती है? एटली की घोषणा के बाद कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया करती, ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस ने स्वायत्त शासी उपनिवेशों को सत्ता हस्तांतरित करने की योजना को इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि इससे भारत के अधिक विखंडित होने की संभावना समाप्त हो गई है। इस योजना में प्रांतों एवं देशों रियासतों को अलग से स्वतंत्रता देने का कोई प्रावधान नहीं था। साथ ही तत्कालीन प्रांतीय व्यवस्थापिकाएं स्वयं अपने क्षेत्रों के लिए संविधान का निर्माण कर सकती थीं। इससे गतिरोध को समाप्त करने में मदद मिलने की उम्मीद थी, लेकिन शीघ्र ही मुस्लिम लीग के प्रयासों से कांग्रेस की ये उम्मीद धूल धूसरित हो गई। लीग ने पंजाब की गठबंधन सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया तथा समझौते की संभावनाएं नगण्य दिखने लगीं। भारत विभाजन और स्वतंत्रता की ओर। 1947 के प्रारंभ में सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलस रहे देश कांग्रेस एवं लीग के मध्य बढ़ते गतिरोध के कारण भारतीय राष्ट्रवादी विभाजन के उस दुखद एवं ऐतिहासिक निर्णय के संबंध में सोचने को विवश हो गए। भारतीय क्या करने लगे? विवश हो गए, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण मांग बंगाल एवं पंजाब के हिंदू सिख समुदाय की ओर से उठाई गई। इसका प्रमुख कारण यह था कि यह समुदाय समूहीकरण की अनिवार्यता के कारण इस बात से चिंतित था कि उसे कहीं पाकिस्तान में सम्मिलित न होना पड़े। बंगाल में हिंदू महासभा ने पश्चिम बंगाल के रूप में पृथक हिंदू राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की। 10 मार्च 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने कहा, वर्तमान समस्या के समाधान का सर्वोत्तम उपाय यह है कि कैबिनेट मिशन पंजाब एवं बंगाल का विभाजन कर दें। अप्रैल 1947 में भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी ने वायसराय को लिखा कि युद्ध से बेहतर यह है कि हम उनकी पाकिस्तान की मांग को मान लें, किंतु ये तभी संभव होगा जब आप पंजाब को ईमानदारी पूर्वक विभाजन करें। ठीक, ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। भारत विभाजन और स्वतंत्रता की ओर में जब जाने लगा, हिंदू राज्य की अवधारणा बंगाल में भी प्रस्तुत हुई, हिंदू महासभा ने की, तो उस समय 10 मार्च 1947 को नेहरू ने क्या कहा? वर्तमान समस्या के समाधान के लिए सर्वोत्तम उपाय यह है कि विभाजन कर दें। ठीक है, विभाजन कर दें, ऐसा नेहरू ने कहा 10 मार्च 1947 को। अप्रैल 1947 में कृपलानी ने कहा कि वायसराय को लिखा गया है कृपलानी ने वायसराय को लिखा कि युद्ध से बेहतर यह है कि पाकिस्तान की मांग को मान लें, किंतु ये तभी संभव है जब आप पंजाब और बंगाल का ईमानदारी पूर्वक विभाजन करें। माउंटबेटन वायसराय के रूप में। लॉर्ड माउंटबेटन अपने पूर्ववर्ती वायसराय की तुलना में निर्णय लेने में ज़्यादा त्वरित एवं निर्णायक सिद्ध हुए, क्योंकि उन्होंने अपने निर्णय के लिए ज़्यादा और अनौपचारिक अधिकार प्रदान किए गए थे।
साथ ही उन्हें ब्रिटिश सरकार को दृढ़ निर्णय से काफ़ी सहायता मिली कि जितनी जल्दी हो सके भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए। उनका प्रमुख कार्य यह था कि अक्टूबर 1947 से पहले इस बात का पता लगाए कि भारत में एकता और विभाजन दोनों में से क्या होना है, और इसके पश्चात उनका उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार को इस बात से अवगत कराना है कि भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण किस प्रकार किया जाएगा तथा उसका स्वरूप क्या होगा। माउंटबेटन के आने से पूर्व भी भारतीय परिस्थितियां निर्णायक मोड़ लेने लगी थीं। इससे भी माउंटबेटन को परिस्थितियों को समझने और निर्णय लेने में मदद मिली। कैबिनेट मिशन निष्फल प्रयास के रूप में सामने आया तथा जिन्ना इस बात पर दृढ़तापूर्वक अड़ा हुआ था कि पाकिस्तान से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। माउंटबेटन योजना। वेवेल के साथ माउंटबेटन वायसराय बनकर आने के पूर्वी वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन वायसराय बनकर भारत आया। उससे पूर्वी विभाजन के साथ आने के पूर्वी भारत में विभाजन के साथ स्वतंत्रता का फॉर्मूला भारतीय नेताओं द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की। 3 जून इसे माउंटबेटन योजना के साथ 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना भी कहते हैं इसे, क्योंकि 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने विभाजन के साथ योजना प्रस्तुत की। इस योजना के मुख्य बिंदु देखिए। माउंटबेटन योजना के मुख्य बिंदु निम्नानुसार थे। पहला, पंजाब एवं बंगाल में हिंदू एवं मुसलमान बहुसंख्यक जिलों में प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठकें बुलाई जाएं और उनमें कोई भी पक्ष यदि प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियन और 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। सिंध इस संबंध में अपना निर्णय स्वयं लेगा। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा ये पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। योजना में कांग्रेस की भारत की एकता की मांग से अधिक पूरा करने की कोशिश की गई है। योजना में कांग्रेस की भारत की एकता की मांग को अधिक से अधिक पूरा करने की कोशिश की गई है। जैसे भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता, उन्हें या तो भारत में या पाकिस्तान में सम्मिलित होना होगा। बंगाल को स्वतंत्र देने से मना कर दिया गया। हैदराबाद की पाकिस्तान में सम्मिलित होने की मांग अस्वीकृत कर दी गई। इस संबंध में माउंटबेटन ने कांग्रेस का पूर्ण समर्थन किया। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेट्स के आधार पर सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा। यदि विभाजन में गतिरोध उत्पन्न हुआ तो एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया तथा भारत एवं पाकिस्तान 2 डोमिनियन में विभाजन कर दिया गया। इस योजना से जहां मुस्लिम लीग बहुप्रतीक्षित पाकिस्तान के निर्माण की मांग पूरी हो गई, वहीं योजना में कांग्रेस की इस मांग का भी ध्यान रखा गया कि यथासंभव पाकिस्तान का भौगोलिक क्षेत्र छोटे से छोटा हो। भारत में डोमिनियन का दर्जा क्यों स्वीकार किया गया? लाहौर अधिवेशन 1929 की भावना के विरुद्ध कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा स्वीकार कर लिया। इससे शांतिपूर्ण में त्वरित सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया सुनिश्चित हो गई। देश की तत्कालीन विस्फोटक परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक था कि कांग्रेस जल्द से जल्द शासन की शक्तियां प्राप्त करें। देश में प्रशासनिक एवं सैन्य ढांचे की निरंतरता को बनाए रखने के लिए भी अनिवार्य था। इसके अलावा भारत द्वारा डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा स्वीकार किए जाने से ब्रिटेन को उसे राष्ट्रमंडल में शामिल करने का अवसर मिल गया। इससे ब्रिटेन की ये चिर प्रतीक्षित इच्छा पूरी हो गई। यद्यपि भले ही ये अस्थायी था, परंतु ब्रिटेन को विश्वास था कि भारत राष्ट्रमंडल में आ जाने से आर्थिक सुदृढ़ता और रक्षात्मक शक्ति मिलेगी तथा भारत में उसके निवेश के नए द्वार खुलेंगे। अब हम समझते हैं ब्रिटेन द्वारा सत्ता हस्तांतरण की तिथि से पूर्व तय करने के कारण। तिथि से पूर्व सत्ता हस्तांतरण करने के कारण देख लो। ब्रिटेन डोमिनियन स्टेट्स के मुद्दे पर कांग्रेस की स्वीकृति चाहता था। इसके साथ ही वह उस समय हो रहे भीषण सांप्रदायिक दंगों की जिम्मेदारी से भी बचना चाहता था। योजना ये थी कि डोमिनियन स्टेट्स के लिए कांग्रेस की स्वीकृति मिले तो योजना को तुरंत बिना किसी विलंब के क्रियान्वित कर दिया जाए। इस योजना के अनुसार सीमांत प्रांत में जनमत संग्रह द्वारा यह तय होना था कि वह भारत में शामिल होगा या पाकिस्तान में। इस प्रकार असम के मुस्लिम बहुसंख्यक सिलहट जिले में भी जनमत संग्रह द्वारा यह सुनिश्चित होना था वह भारत में सम्मिलित होगा या पूर्वी बंगाल में। बंगाल और पंजाब की विधानसभाओं को 2 भागों में, एक में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रदेश के प्रतिनिधि तथा दूसरे में
शेष अन्य प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों का विभाजन हो या नहीं। जैसे कि उम्मीद थी, दोनों प्रांतों के हिंदू बहुसंख्यक प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने यह निश्चय किया कि प्रांतों का विभाजन हो। पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल में यह तय किया गया कि वे पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे, जबकि पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल ने यह तय किया पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब ने यह तय किया कि वे भारत में सम्मिलित होंगे। सिलहट और सीमांत प्रांत का जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में गया। बलूचिस्तान एवं सिंध में जनमत ने भारी बहुमत से पाकिस्तान को सम्मिलित होने की इच्छा जताई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का विशेष महत्व है। इसका निर्णायक महत्व इस दृष्टि से है कि भारत में एक नवीन युग की शुरुआत की। वस्तुतः ब्रिटिश संसद द्वारा पारित ये अंतिम अधिनियम था। इसके पश्चात स्वतंत्र भारत का अपना संवैधानिक इतिहास प्रारंभ होता है। वास्तव में 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कोई मौलिक कृति नहीं था। वास्तव में 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वयं में कोई मौलिक कृति नहीं था। इसके द्वारा माउंटबेटन की योजना को ही प्रभावी बनाया गया था। भारत में अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन की नियुक्ति का उद्देश्य भारत में सत्ता का हस्तांतरण की प्रक्रिया को मूर्त रूप देना था। माउंटबेटन ने प्रमुख भारतीय राजनीतिक दलों में एकमतता ध्येय प्राप्त कर अपनी योजना का प्रारूप तैयार किया। प्रारूप को वैधानिक रूप प्रदान करने के ध्येय से ब्रिटिश सरकार ने औपचारिकता पूरी करने हेतु कदम उठाया। इसी के प्रयास स्वरूप प्रधानमंत्री एटली ने माउंटबेटन योजना को विधेयक के रूप में 15 जुलाई 1947 को कॉमन्स सभा में तथा 16 जुलाई को लॉर्ड्स सभा में प्रस्तुत किया। शीघ्र ही 18 जुलाई 1947 को ईस्वी को इसके द्वारा पारित होने के बाद इस पर शाही हस्ताक्षर हो गए। यह विधेयक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जाना गया। वस्तुतः इस अधिनियम द्वारा 3 जून 1947 को की योजना को ही वैधानिक रूप प्रदान किया गया था। इस अधिनियम की प्रमुख धाराएं निम्नानुसार थी। पहला, भारतीय उपमहाद्वीप को 2 उपनिवेशों भारतीय संघ और पाकिस्तान में बांट दिया गया। भारतीय संघ और हिंदुस्तान में प्रवेश वे सभी प्रदेश सम्मिलित किए जाएंगे सिवाय उन प्रदेशों के जो अब पाकिस्तान कहलाएगा। पाकिस्तान के प्रदेश में सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान, उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल सम्मिलित होंगे। इसमें अंतिम 2 प्रांतों की सुनिश्चित सीमाओं का निर्धारण एक सीमा आयोग जनमत और निर्वाचन द्वारा किया जाएगा। उन समस्त संधियों की समाप्ति की जाएगी व अनुबंध रद्द समझे जाएंगे जो महामहिम की सरकार तथा भारतीय नरेशों के मध्य हुए थे। शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त हो जाएगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक गवर्नर जनरल होगा जो महामहिम द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह इस प्रकार सरकार के प्रयोजन के लिए महामहिम का प्रतिनिधित्व करेगा। इसमें यह भी प्रावधान किया कि यदि दोनों राज्य चाहें तो वह व्यक्ति इन दो राज्यों का गवर्नर जनरल रह सकता है। यदि दोनों राज्य चाहें तो वह व्यक्ति दोनों राज्यों का गवर्नर जनरल रह सकता है, एक मतलब राज्यपाल रह सकता है। भारत और पाकिस्तान के विधान मंडलों को कुछ विषयों पर कानून का निर्माण का पूर्ण अधिकार दिया गया अपने राज्यों के संबंध में। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान पर अंग्रेजी संसद के क्षेत्राधिकार की समाप्ति हो गई। इस अवधि के उपरांत महामहिम की सरकार ब्रिटिश सरकार के शासन अथवा उसकी रक्षा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। स्वतः ही केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद भंग हो जाएगी तथा इन नए 2 राज्यों की संविधान सभाएं अपने अपने राज्यों के लिए विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करेंगी। भारत सरकार अधिनियम 1935 तब तक यथासंभव इन 2 राज्यों का शासन चलाने में सहायता देगा जब तक कि नए संविधान प्रत्येक राज्य द्वारा अपना नहीं लिए जाते। आवश्यकता पड़ने पर अधिनियम परिवर्तित भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए गवर्नर जनरल को आवश्यक शक्तियां दी गई। भारत सचिव द्वारा नियुक्त उन पदाधिकारियों को पूर्व सुरक्षा दी गई जो इन राज्यों की सेवा में लगे हुए थे। भविष्य में ऐसे पदाधिकारियों की नियुक्ति के अधिकार से भारत सचिव वंचित था। गवर्नर जनरल इस बात की आज्ञा दे सकता था कि महामहिम की भारतीय सेना का दोनों राज्यों में बंटवारा होगा। साथ ही
विभाजन कार्य की पूर्णता तक गवर्नर जनरल ही सेना की कमान और प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा। दोनों ही राज्य अपनी अपनी सीमा में आई सेना के शासन के लिए पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे। भारत सचिव और भारत गृह लेखा आयुक्त के कार्य को बनाने के लिए संक्रमणीय प्रावधान बनाए गए। यह अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहलाया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को दो स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने, किंतु भारत के लिए माउंटबेटन को ही साग्रह गवर्नर जनरल बने रहने को कहा गया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी ने विभाजन के साथ भारत की स्वतंत्रता घोषित कर दी। अधिनियम का मूल्यांकन। भारत के संवैधानिक तथा आधुनिक इतिहास में 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का विशेष महत्व है। प्रथमतः इसके द्वारा भारत, पाकिस्तान और भारतीय रियासतों में अंग्रेजी सत्ता समाप्त हो जाएगी। इन क्षेत्रों में गवर्नर जनरल को संवैधानिक प्रमुख बनाया गया। इस प्रकार भारत तथा पाकिस्तान को अपने अपने संविधान के निर्माण के अधिकार देकर भारतीय उपमहाद्वीप में साम्राज्यवादी युग का अंत कर दिया गया। इस परिणाम के कारण अधिनियम का यह पहलू तो सुखद था, किंतु विभाजन इस उपमहाद्वीप के लिए इतनी बड़ी समस्या बन गया कि इसके दुष्परिणाम आज भी दिखलाई देते हैं। वास्तव में विभाजन का आधार धर्म नहीं था। भारत में अब भी कई करोड़ मुसलमान थे। वैसे विभाजन तथा स्वतंत्रता अधिनियम में मौलिकता नहीं थी। यह पूर्ण निर्मित परिस्थितियों से प्रेरित तथा निर्मित योजना की वैधानिकता का प्रमाण मात्र था। प्लान बाल्कान। अभी बाल्कान योजना क्या है? इसे बाल्कान योजना के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1947 में मार्च से मई के बीच माउंटबेटन ने निर्णय किया कि कैबिनेट मिशन योजना अनियंत्रित हो चुकी है तथा उन्होंने इसकी जगह वैकल्पिक योजना तैयार की। इस योजना में यह प्रावधान था कि सत्ता का हस्तांतरण पृथक पृथक प्रांतों में किया जाए, या सत्ता हस्तांतरण से पहले यदि परिसंघ का गठन हो जाए तो उसके साथ ही इसमें प्रावधान भी था कि बंगाल एवं पंजाब को यह विकल्प दिया जाए कि वे अपने बंटवारे के लिए जनमत संग्रह का सहारा ले सकते हैं। इस प्रकार देशी रियासतों के साथ विभिन्न समूहों को ये छूट होंगी कि वे भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं या पाकिस्तान में, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू इस योजना पर अत्यंत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के कारण ये योजना त्याग दी गई। प्लान बाल्कान योजना को नेहरू जी की वजह से त्यागना पड़ा। अब अंग्रेजों की जल्द वापसी के निर्णय से उत्पन्न समस्याएं। अंग्रेजों की भारत से अतिशीघ्र वापसी तथा भारतीयों को जल्द सत्ता हस्तांतरण के निर्णय से अनेक समस्याएं भी खड़ी हो गई। इस विभाजन के संबंध में सुनिश्चित योजना बनने की रणनीति बड़े गड़बड़ा गई तथा ये पंजाब में व्यापक नरसंहार को रोकने में असफल रही, क्योंकि विभाजन की योजना के संबंध में एक सुनिश्चित एवं दूरदर्शितापूर्ण रणनीति का अभाव था। साथ ही ये योजना भी नहीं बन पाई कि विभाजनोपरांत उत्पन्न समस्याओं को कैसे हल किया जाएगा। माउंटबेटन ये मानकर चल रहे थे कि उन्हें भारत एवं पाकिस्तान दोनों का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा, जिससे वे विभाजनोपरांत उत्पन्न समस्याओं को हल कर लेंगे। लेकिन जिन्ना पाकिस्तान का गवर्नर जनरल पद स्वयं संभालना चाहता था। सीमा आयोग रेडक्लिफ की अध्यक्षता में घोषणा करने के अनावश्यक सीमा आयोग की घोषणा करने में अनावश्यक देरी की गई। यद्यपि इस संबंध में निर्णय 12 अगस्त 1947 को ही लिया जा चुका था, लेकिन माउंटबेटन ने इसे 15 अगस्त 1947 को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। इसके पीछे उसकी ये सोच थी कि इससे सरकार किसी भी प्रकार की विपरीत घटना होने पर उसकी जिम्मेदारी से बच जाएगी। राज्यों का एकीकरण। वर्ष 1946-47 के दौरान राज्यों में विभिन्न जन आंदोलन उठ खड़े हो गए, जिसमें लोगों ने अधिक राजनीतिक अधिकार एवं संविधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की मांग की। वर्ष 1945 में उदयपुर, 1947 में ग्वालियर में अखिल भारतीय राज्य सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिनकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। उन्होंने घोषणा की कि राज्य संविधान सभा में सम्मिलित होने से इनकार करेंगे, उनसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा। जुलाई 1947 में वल्लभ भाई पटेल को नए राज्यों के विभाग का दायित्व सौंपा गया। श्री पटेल के नेतृत्व में 2 चरणों में विभिन्न राज्यों को भारत में सम्मिलित करने का कार्य सौंपा गया। जुलाई 1947 में इसके लिए पटेल ने दूरदर्शितापूर्ण सामंजस्य, जनता के दबाव एवं धमकी, तीनों युक्तियों का सहारा लिया। प्रथम चरण 15 अगस्त 1947 तक कश्मीर, हैदराबाद एवं जूनागढ़ को छोड़कर लगभग सभी प्रांतों ने सम्मिलित होने का विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे।
15 अगस्त 1947 तक। ये सभी राज्य अपनी रक्षा, विदेशी मामले, संचार व्यवस्था को भारत के अधीनस्थ मानकर सम्मिलित हो गए। देशी रियासतों के शासक विलय पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए आसानी से तैयार हो चुके हैं, क्योंकि उनके सम्मुख इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प था ही नहीं। इसके अलावा इन 3 प्रमुख मामलों का दायित्व भारत सरकार द्वारा लेने से वे लगभग निश्चित हो गए थे। इसके अलावा आंतरिक राजनीतिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। 15 अगस्त 1947 तक 136 देशी रियासतों भारत में सम्मिलित हो चुकी थीं। कश्मीर ने 26 अक्टूबर 1947 को तथा हैदराबाद एवं जूनागढ़ को 1948 में विलय पत्रों पर हस्ताक्षर किए। कश्मीर ने 1947 में 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए थे कश्मीर ने। अब द्वितीय चरण देखते हैं। बहुत सी छोटी रियासतें जो आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था में अलग अलग नहीं रह सकती थी, संलग्न प्रांतों में विलय कर दी गई। जैसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की 39 रियासतों को या तो मध्य प्रांत या उड़ीसा में मिला दी गई तथा गुजरात की रियासतों को बम्बई प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया। इन रियासतों के विलय का एक अन्य रूप उन्हें ऐसी इकाइयों के रूप में गठित करना था जिसका प्रशासन केंद्र द्वारा चला जाए। इस श्रेणी में विंध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, बिलासपुर, भोपाल और कच्छ की रियासतें थी। एक अन्य प्रकार का विलय 2 राज्य संघों का गठन करना था। इस प्रकार काठियावाड़ की संयुक्त रियासतें, मध्य प्रांत की रियासतें और मध्य भारत एवं विंध्य प्रदेश के संघ, इसके अलावा पूर्वी पंजाब रियासती संघ और पटियाला, राजस्थान, कोचीन, इसके अलावा ट्रावणकोर की संयुक्त रियासतें अस्तित्व में आईं। ठीक है, इस चरण को पूरा करने में लगभग 1 वर्ष का समय लग गया। देशी रियासतों को विलय के लिए राजी करने हेतु राजाओं को अनेक रियायतें दी गई। रजवाड़ों को विशेषाधिकार प्रिवी पर्स प्रदान किए गए। अनेक राजाओं को राज्यपाल और राज प्रमुख के पद दिए गए। कम समय में देश का इतनी तीव्र गति से एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक महान उपलब्धि थी। क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था? इस मुद्दे पर इतिहासकारों में एक मत का अभाव है। इसके संबंध में भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न धारणाएं प्रस्तुत की हैं। इस मुद्दे की व्याख्या करते समय विशेषकर भारतीय, पाकिस्तानी एवं अंग्रेज इतिहासकारों ने विभाजन को अपने अपने नजरिए से देखा है, अपनी अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं। भारतीय इतिहासकार विभाजन को महान दुर्घटना मानते हैं तथा देश के लिए एक अपूरणीय क्षति बताते हैं। उनके मतानुसार भारत का विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, मुस्लिम लीग की सांप्रदायिकता एवं पृथकता की नीति का चरमोत्कर्ष था। इन दोनों कारकों ने एक दूसरे से के समांतर रहते हुए कार्य किया और भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजन की त्रासदी झेलने हेतु विवश कर दिया। ये दोनों ही कारक अपने उदय के उपरांत उत्तरोत्तर प्रभावी होते गए और इसका अंतिम चरण विभाजन के रूप में सामने आया। इन कारकों की प्रभावोत्पादकता इस बात से भी परिलक्षित होती है कि कांग्रेस जो विभाजन के बिल्कुल विरुद्ध थी, वह भी इन कारकों को निष्प्रभावी न बना सकी थी तथा उसे भी विभाजन स्वीकार करना पड़ा। कुछ भारतीय इतिहासकार विभाजन के कांग्रेस की नीतियों और उसके नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका तर्क था कि यदि कांग्रेस द्वारा स्पष्ट एवं दूरदर्शितापूर्ण नीति अपनाई गई होती और मुस्लिम लीग जन समुदाय को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में समाहित कर लिया गया होता तो न ही इससे सांप्रदायिक का उद्भव और विकास होता और न ही देश का विभाजन की त्रासदी झेलनी पड़ती। पाकिस्तानी इतिहासकार विभाजन को न्यायोचित एवं अनिवार्य मानते हैं। उनके मत से विभाजन ही मुसलमानों के हितों के संरक्षण और पोषण का एकमात्र उपाय था। यदि विभाजन नहीं होता तो मुसलमान की अस्मिता और उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र में घुटकर रह जाती। अंग्रेज इतिहासकार एवं पदाधिकारी वे विभाजन के प्रश्न पर भिन्न भिन्न राय प्रस्तुत करते हैं। कुछ इससे उचित तथा कुछ इससे अनुचित मानते हैं, परंतु भले ही इस प्रश्न पर इतिहासकारों की धारणा कुछ भी हो, इतना तय है कि विभाजन का सबसे प्रमुख उत्तरदायित्व मोहम्मद अली जिन्ना पर था। उन्होंने इस प्रश्न को सुलझाने की बजाय दिनों दिन जटिल बनाया। वे मुसलमानों को इस बात पर एहसास कराने में सफल रहे कि वे पृथक समुदाय हैं और हिंदू बहुसंख्यक भारत उनके हितों को सुरक्षित नहीं रह सकते। फलतः मुस्लिम समाज की उन्नति और सुदृढ़ता के लिए उनका अलग राष्ट्र में रहना जरूरी है। उन्होंने विभाजन की डोर को इस प्रकार थामा कि वे डोर से रस्सी बन गई तथा अंततः मुस्लिम भावनाओं को इस रस्सी के अंदर जकड़ कर रख दिया। वे दिनों दिन शक्तिशाली होते रहे, धीरे धीरे सफलतापूर्वक अपने मूल उद्देश्य की ओर बढ़ते रहे। अंततः एक ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया कि समाधान की सभी संभावनाएं खत्म हो गई और देश का विभाजन जो है अपरिहार्य हो गया। यद्यपि विभाजन के लिए जिन्ना और के कार्यक्रम सर्वाधिक उत्तरदायी थे, किंतु यदि घटनाओं का संतुलित विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि भूलें दोनों पक्षों से हुई हैं। इस कार्य में हिंदू महासभा जैसे हिंदूवादी संगठनों ने भी कुछ कम गलत कदम नहीं उठाए। उन्होंने भी माहौल बिगड़ने के लिए भरपूर योगदान दिया। समय समय पर उन्होंने भेदभावपूर्ण बयान दिए तथा स्थिति को बद से बदतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
यदि वे ही कुछ संतुलित रुख अपना लेते तो शायद बात बन जाती, परंतु सभी कारकों में परिस्थितियों ने मिलकर ऐसा वातावरण निर्मित किया कि देश की अंततः दो भागों में विभाजित होना पड़ा और इससे प्रक्रिया की अपूरणीय क्षति झेलनी पड़ी। कांग्रेस ने विभाजन क्यों स्वीकार किया? कांग्रेस ने इस टाले न जा सकने वाले दुखद विभाजन को स्वीकार किया क्योंकि वो मुसलमानों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित करने में असफल रही। विभाजन से कांग्रेस के नेतृत्व में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के दो पक्ष उजागर हुए। इस दिशा में कांग्रेस द्वारा किए गए प्रयासों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, विभिन्न समूहों, वर्गों, समुदायों और क्षेत्रों का एक राष्ट्र के रूप में एकीकरण। दूसरा, भारत के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। यद्यपि कांग्रेस अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य करने पर सफल रही, वह इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतीयों में चेतना जागृत करने और जन दबाव बनाने में भी सफल रही, किंतु वो सांप्रदायिक रूप से राष्ट्र का एकीकरण नहीं कर सकी। विशेषतया मुसलमानों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने में वह पूर्णतया विफल रही। सत्ता का त्वरित हस्तांतरण ही सांप्रदायिक हिंसा एवं लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई को रोक सकता था। अंतरिम सरकार के कई मुद्दों पर असफल होने से भी पाकिस्तान का निर्माण की धारणाओं को हवा मिली और उसका निर्माण अवश्यंभावी दिखाई देने लगा। विभाजन की योजना में देशी रियासतों को स्वतंत्रता देने और पृथक अस्तित्व बनाए रखने से स्पष्ट रूप से इनकार किया गया। यह राष्ट्रीय एकता के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि थी क्योंकि इनके स्वतंत्र होने की दिशा में ये देश की एकता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते थे। इस प्रकार एक राष्ट्र का बाल्कनीकरण था। विभाजन को स्वीकार करना ही मुस्लिम लीग की वर्षों से चली आ रही इस अड़ियलवादी मांग का समाधान था कि पृथक पाकिस्तान का निर्माण किया जाए। इसलिए मुस्लिम लीग शुरू से ही प्रयासरत थी। लीग की मांग चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ती रही। अब लीग की मांग देखते हैं कैसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ी। क्रिप्स मिशन 1942 के दौरान मुस्लिम बहुल प्रांतों को स्वायत्त प्रदान कर दी जाए, ऐसी क्रिप्स मिशन में मांग उठी। गांधी जिन्ना वार्ता 1944 में गांधी जी ने मुस्लिम बहुल प्रांतों के आत्म निर्धारण के लिए अधिकार को स्वीकार कर लिया। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई। उसके पश्चात कांग्रेस ने मुस्लिम लीग बहुल प्रांतों की पृथक संविधान सभा गठित किए जाने की संभावना को स्वीकार कर लिया। बाद में कांग्रेस ने बिना किसी आपत्ति के अनिवार्य समूहीकरण के प्रावधान को स्वीकार कर लिया। दिसंबर 1946 में पाकिस्तान के संबंध में आधिकारिक तौर पर घोषणा हुई। 1947 में की गई कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रस्ताव में ये जोर देकर कहा गया कि यदि देश का विभाजन कर दिया जाए तो पंजाब एवं बंगाल का विभाजन भी होना चाहिए। फिर 3 जून योजना के तहत कांग्रेस ने विभाजन स्वीकार कर लिया। फिर संविधान सभा को स्वायत्तता दिए जाने की दृढ़तापूर्ण मांग करने के साथ ही कांग्रेस ने अनिवार्य समूहीकरण एवं विभाजन की मांग को शांतिपूर्ण स्वीकार कर लिया क्योंकि सांप्रदायिक दंगों को तभी रोका जा सकता था। विभाजन के संबंध में कांग्रेस की सोच संतुलित नहीं रह सकी। उसके नेताओं द्वारा दिए गए जा रहे वक्तव्यों ने भी इस बात में परिलक्षित हो रही थी कि विभाजन के संबंध में उपयुक्त दूरदर्शिता समझ का अभाव है। कांग्रेस का बिल्कुल सटीक आकलन करने में असफल रही। यह बात समय समय पर कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए गए वक्तव्यों से स्पष्ट होती है। जैसे नेहरू ने कहा, एक बार अंग्रेजों के भारत से चले जाने पर हिंदू मुस्लिम एकता पुनः स्थापित हो जाएगी तथा संयुक्त भारत का निर्माण हो जाएगा। विभाजन अस्थायी है। विभाजन शांतिपूर्ण होगा। एक बार जब पाकिस्तान का निर्माण हो जाएगा तो लीग के पास लड़ने के लिए क्या बचेगा। 1920 से 1930 के मध्य सांप्रदायिकता का जो स्वरूप था वो 1940 के दशक से भिन्न था। इस दशक में ये पूर्ण रूप से एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना के लिए समेट कर रह गया था, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व सांप्रदायिकता के इस रूप और उसकी शक्ति का आंकलन करने में विफल रहा। गांधी जी की असमर्थता। इस समय गांधी जी स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहे थे क्योंकि पूरे देश के लोग सांप्रदायिक के रंग में रंग चुके थे। उन्होंने अत्यंत दुखी मन से विभाजन को स्वीकार किया क्योंकि ये चाहते थे उसके सम्मुख और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। भला सांप्रदायिक मानसिकता पर आधारित एक आंदोलन सांप्रदायिकता के विरुद्ध कैसे लड़ सकता था। उन्होंने कांग्रेस के लोगों से आग्रह किया कि वे दिल से विभाजन को स्वीकार न करें। अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर बाध्य करने वाली शक्तियां। वर्ष 1947 में अंग्रेजों ने सत्ता की शक्तियां भारतीयों को हस्तांतरित कर दी तथा भारत छोड़कर चले गए। इसके पीछे अनेक शक्तियां कारकों का सम्मिलित प्रभाव था। इसका विवेचन निम्नानुसार है। ऐतिहासिक उद्देश्य का सिद्धांत। इस उद्देश्य का प्रतिपादन अंग्रेजी इतिहासकारों और राजनीतिज्ञों ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रिटेन को भारत छोड़ना निर्णय स्वैच्छिक था और उसने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का निर्णय अपनी ओर से ही लिया था।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली और लेबर पार्टी के प्रमुख लास्की के बयानों के आधार पर इन इतिहासकारों एवं राजनीतिज्ञों ने तर्क दिया था कि ब्रिटेन ने मानवता के आधार पर भारत को स्वतंत्रता सौंपी थी। उसके अनुसार भारत भेजे जाने वाले विभिन्न शिष्टमंडल तथा समय समय पर बनाए गए विभिन्न अधिनियम इसी कड़ी का अंग थे। ब्रिटेन ऐसा करके उन ऐतिहासिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहता था जिनमें शासक ने शोषित को सत्ता का हस्तांतरण करने के आधार पर न करके अपने अंतर्मन की भावना के आधार पर किया था। साम्राज्यवाद का पतन। प्रथम युद्ध के उपरांत यद्यपि ब्रिटेन की साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विस्तार अवश्य हुआ, लेकिन साथ ही उसके विरोध में विभिन्न शक्तियां अपने सिर उठाने भी लगी थीं। खुद ब्रिटेन ने साम्राज्यवाद का विरोध होने लगा था। साम्राज्यवाद का विरोध ब्रिटेन के अंदर ही होने लगा था। तत्पश्चात विश्व के अन्य भागों में होने वाली कुछ घटनाओं ने भी साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं को प्रसारित किया। इंग्लैंड में श्रमिक दल के उदय, लेबर पार्टी जो थी, श्रमिक दल के उदय, और भारत में असहयोग आंदोलन और चीन में कुमिनतांग आंदोलन की सफलता। 1917 में रूस की क्रांति ने साम्राज्यवाद पर करारा प्रहार किया। इन सब के परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व में साम्राज्यवाद के विरुद्ध आग सुलगने लगी और पतन की ओर अग्रसर होने लगा। दो महान शक्तियों का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात फांसीवाद और नाजीवाद का पतन हो गया तथा विश्व दो नई शक्तियां अमेरिका और रूस का उदय हुआ। यद्यपि इस युद्ध में ब्रिटेन विजित राष्ट्रों में सम्मिलित था, किंतु युद्धोपरांत वह दूसरे दर्जे की शक्ति रह गया तथा विश्व में द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। युद्ध के पश्चात विश्व में साम्राज्यवाद के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की जाने लगी। अब रूस और अमेरिका जो विश्व की प्रमुख ताकतें थी, उन दोनों ही देशों में साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं का तेजी से प्रसार हो रहा था। इन परिस्थितियों में साम्राज्यवाद की समाप्ति के दिन गिने चुने नजर आने लगे। इंग्लैंड में श्रमिक दल का उदय। मई 1945 में ब्रिटेन में हुए चुनावों में श्रमिक दल विजयी रहा और एटली ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुने गए। एटली ने सत्ता ग्रहण करते ही ये घोषणा की कि इंग्लैंड यथाशीघ्र भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर देगा तथा अंग्रेज भारत से वापस चले जाएंगे। यद्यपि एटली के इन वक्तव्यों का ब्रिटेन के रूढ़िवादी नेताओं ने कड़ा विरोध किया, किंतु एटली ने इन आंदोलनों को नकारते हुए अपना वायदा पूरा किया तथा भारत को स्वतंत्रता प्रदान की। भारतीय राष्ट्रवाद को रोकने में अंग्रेजों की विफलता। गांधी जी के कुशल नेतृत्व और उनकी प्रशंसनीय संगठन क्षमता ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। गांधी जी के प्रयासों से ही कांग्रेस की एक विशेष पहचान कायम हुई। कांग्रेस की लोकप्रियता एवं समर्थन में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। गांधी जी के नेतृत्व में साम्राज्यवाद के विरुद्ध चलाए गए विभिन्न आंदोलनों से भारतीय राष्ट्रवाद सशक्त होता गया और अंग्रेज सरकार उसे रोकने में विफल रही। विस्फोटक परिस्थितियां तथा कानूनी व्यवस्था की स्थिति। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंसा के प्रवेश कर जाने के पश्चात भारत की राजनीतिक परिस्थितियां विस्फोटक हो गई थी। पहले क्रांतिकारी आतंकवाद, तदुपरांत जन सामान्य की हिंसात्मक प्रवृत्ति का राष्ट्रवाद में समावेश हो जाने से परिस्थितियां नाजुक बन गई तथा कानून एवं व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई। समय समय पर होने वाली हिंसा तथा सांप्रदायिक दंगे इस बात का प्रमाण थे कि राष्ट्रीय आंदोलन में हिंसा के तत्व का समावेश हो चुका था। अंग्रेज अधिकारियों ने भी ये स्वीकार कर लिया कि विभिन्न आंदोलनों ने हिंसात्मक मनोवृत्ति के कारण शांति की स्थापना एक दुरह कार्य हो गया है। अंततः अंग्रेजों ने निश्चय किया कि हाथ से निकलती इन परिस्थितियों के मद्देनजर भारत को स्वतंत्र कर देना ही उचित होगा। भारतीय नौसेना का विद्रोह। भारत में अंग्रेजी शासन का आधार सेना थी। भारत में अंग्रेजी शासन का आधार सेना थी। आधार कौन थी? सेना थी। अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों की शक्ति से ही भारत को जीता। विजय उपरांत भारत में शासन को बनाए रखने का आधार भारत भी सेना ही थी, किंतु धीरे धीरे भारतीय सेना में उपनिवेशी शासन के विरुद्ध प्रतिशोध की ज्वाला सुलगने लगी। यद्यपि 1857 के विद्रोह से भारतीय सैनिकों के अंग्रेजों के प्रति घृणा जाहिर होने लगी थी, किंतु अंग्रेजों ने इसके मूल कारणों पर ध्यान नहीं दिया। आगे भी प्रजातीय सर्वश्रेष्ठता और भेदभाव की नीति जारी रखी। फरवरी 1946 में भारतीय नौसेना के विद्रोह ने तो अंग्रेज शासकों की नींद आराम कर दी। यद्यपि इनका मूल कारण भी अंग्रेजों की दंभपूर्ण श्रेष्ठता की नीति प्रजातीय भेदभाव था, किंतु अंग्रेजों ने इस कारकों को उपेक्षित कर दमन का सहारा लिया। नौसेना के विद्रोह से थल सेना तथा वायुसेना भी अछूती नहीं रह सकी और उसका साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध असंतोष जाहिर किया। इन परिस्थितियों में जबकि अंग्रेजी शासन का आधार स्तंभ यानी आधार स्तंभ सेना ही थी, उसके विरुद्ध हो गया और अंग्रेजों के सम्मुख भारत छोड़ने के अतिरिक्त और कोई विकल्प न बचा था। वाम पंथ का उभरना।
भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ ही सामाजिक अतिवादी आंदोलन भी धीरे धीरे गति पकड़ रहा था। इस वामपंथी संस्था के उत्थान में अंग्रेजों के साथ संभवतः कांग्रेस को भी भयभीत कर दिया तथा इन्हें लगने लगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व में कांग्रेस का स्थान अब वामपंथ ले लेगा। संभवतः यही कारण था कि कांग्रेस एवं अंग्रेज दोनों ही 1947 में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को शीघ्र अतिशीघ्र क्रियान्वित करने हेतु सहमत हो गए। द्विविकल्प सिद्धांत। भारतीय परिस्थितियों को अनियंत्रित होता देख अंग्रेज अधिकारी अब महसूस करने लगे कि या तो नौकरशाही में और अधिक अंग्रेजों को भर्ती कर उसका पूर्ण यूरोपीयकरण कर दें तथा भारत को उपनिवेश बनाए रखा जाए तथा भारत को स्वतंत्र कर दें। दो ऑप्शन थे। प्रथम विकल्प अत्यंत मुश्किल कार्य था, अतः अंग्रेजों ने दूसरे विकल्प को उचित मानकर भारत छोड़ देने का निर्णय किया। राष्ट्रमंडल का विकल्प। कुछ अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार स्वतंत्रता के उपरांत भारत को राष्ट्रमंडल में शामिल करने की सुनिश्चितता से अंग्रेजों ने महसूस किया कि भारत छोड़ने देने के उपरांत भी भारत में ब्रिटिश ताज का शासन अप्रत्यक्ष रूप से कायम रहेगा तथा भारत उसके अधीन बना रहेगा। इसके साथ ही सरकार उन रूढ़िवादी आलोचकों का मुंह बंद करने में भी सफल हो सकी, तो भारत की स्वतंत्रता के लिए दिए जाने वाले विरोध दिए जाने का साथ ही सरकार उन रूढ़िवादी आलोचकों का मुंह बंद करने में भी सफल हो सकी जो भारत को स्वतंत्रता दिए जाने का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उसका तर्क था कि भारत स्वतंत्र होने के उपरांत भी ब्रिटिश झंडे के तभी तले ही रहेगा, उसके हितों का पक्ष पोषण करता रहेगा। इस प्रकार इन्हीं सब कारकों एवं शक्तियों ने ऐसा वातावरण निर्मित किया जिसके कारण अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश होना पड़ा। प्रमुख विचार देखें। वली खान क्या कहता है? अंग्रेज न ही हिंदुओं के दुश्मन न ही मुसलमानों के दोस्त हैं। हिंदुओं के दुश्मन न ही मुसलमानों के दोस्त हैं। उन्होंने पाकिस्तान का निर्माण इसलिए नहीं किया कि वे मुसलमानों की दोस्ती प्रदर्शित कर रहे थे, वस्तुतः तो उनके अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की बाध्यता का परिणाम था। मूर क्या कहते हैं? भारत को बांटो राज्य करो की नीति उतना नुकसान नहीं है जितना उसे चरणों में सत्ता हस्तांतरित करने से है। ये कार्य राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से देश को हताश करने वाला था। वल्लभ भाई पटेल साहब क्या कहते हैं? हमने महसूस किया कि यदि हम विभाजन स्वीकार नहीं किया तो भारत के छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर विनष्ट हो जाएगा। कार्यालय में मेरे 1 वर्ष के अनुभव से मुझे ज्ञात है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वह हमें विनाश की ओर ले जा रहा था। ऐसा करने पर हमारे पास एक नहीं कई पाकिस्तान होते। हमारे प्रत्येक कार्यालय में एक पाकिस्तानी शाखा होती। वल्लभ भाई पटेल। मौलाना आज़ाद क्या कहता है? कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी विभाजन को स्वीकार किया। यद्यपि भी वास्तविक स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। देश का विभाजन केवल कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में पारित प्रस्ताव मुस्लिम लीग के रजिस्टर में ही स्वीकार कर लिया गया था। भारत के लोगों ने कभी इसे स्वतंत्र एवं खुले मन से स्वीकार नहीं किया। यदि कुछ ने इसे स्वीकार किया तो बुझे हुए मन एवं गुस्से के साथ तथा अन्य ने एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रूप में। मोहम्मद अली जिन्ना। मैंने अपने सचिव तथा उसके टाइपराइटर की सहायता से मुसलमानों के लिए पाकिस्तान प्राप्त किया। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसमें लिखा गया है 1940 के उपरांत मुसलमानों को ये स्पष्ट था कि उनका उद्देश्य न तो एक राष्ट्रीय हिंदू भारत में दूसरे दर्जे का नागरिक था और न ही एक बहुराष्ट्रीय भारत में संदिग्ध सी साझेदारी। उन्हें तो एक भिन्न प्रदेश में एक भिन्न राष्ट्रीयता की आकांक्षा थी। मुसलमानों को यह स्पष्ट था। 1940 के उपरांत नेहरू कहते हैं एक सांप्रदायिकता से दूसरी सांप्रदायिकता समाप्त नहीं होती, प्रत्येक एक दूसरे को बढ़ावा देती हैं और दोनों ही पनपती हैं। अंग्रेज अधिकारी जॉन स्ट्रेची क्या कहता है? जॉन स्ट्रेची कहता है भारत में विभिन्न धर्मों का एक साथ होना हमारी राजनीतिक स्थिति के लिए बहुत अच्छी बात है। माउंटबेटन क्या कहता है? माउंटबेटन कहता है सांप्रदायिकता का अकेले ही मुकाबला करने के कारण गांधी की प्रशंसा में। माउंटबेटन कहता है गांधी जी 1 मैन बाउंड्री फोर्स के समान है। सारांश पढ़ते हैं इस अध्याय का। एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को एटली की घोषणा होती है। 30 जून 1948 की अवधि तक सत्ता हस्तांतरण कर दिया जाएगा। सत्ता हस्तांतरण या तो एक सामान्य केंद्र यानी कॉमन सेंटर या कुछ क्षेत्रों में प्रांतीय सरकारों को किया जा सकता है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 जून में आ गया है। अब 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना हुई। इसे 3 जून योजना के नाम से भी जानते हैं। पंजाब एवं बंगाल विभाजन का स्वयं निर्णय करेंगी। विधानसभाएं जो हैं विभाजन का स्वयं निर्णय करेंगी। सिंध भी अपना निर्णय स्वयं करेगा। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम के सिलेट जिले में जनमत संग्रह कराया जाएगा। यदि विभाजन हुआ तो 2 डोमिनियन बनाई जाएगी। दोनों की अलग अलग संविधान सभाएं होंगी। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दे दी गई।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 18 जुलाई 1947 को पारित किया और 15 अगस्त 1947 से इसे क्रियान्वित किया गया। 18 जुलाई 1947। अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर बाध्य करने वाली शक्तियां। ऐतिहासिक उद्देश्य का सिद्धांत। साम्राज्यवाद का पतन। दो महान शक्तियों का उदय। इंग्लैंड में श्रमिक दल का उदय। भारतीय साम्राज्य राष्ट्रवाद को रोकने में अंग्रेजों की विफलता। विस्फोटक परिस्थितियां तथा कानून व्यवस्था की स्थिति। भारतीय नौसेना का विद्रोह। वामपंथ का उभरना। द्विविकल्प सिद्धांत। राष्ट्रमंडल का विकल्प। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन के अधीन भारत एवं शासन एवं अन्य पहलू। ठीक है, हम सबसे पहले अध्याय 26 को पढ़ेंगे, संवैधानिक प्रशासनिक एवं न्यायिक विकास। ये अध्याय बेहद शानदार अध्याय है, इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए और ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ चैप्टर है पूरा।